सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ रहे थे बचेंद्री पाल द्वारा रचित कहानी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो इसमें हम लोग कुछ अंश पढ़ लिए हैं कहानी का। दो पार्ट तक पढ़े हैं। दो पार्ट में कहानी का कुछ अंश पढ़े हुए हैं। शेष अंश को आज पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे पृष्ठ संख्या 26 में हमारा कठिन शब्द है पिंड। पिंड का अर्थ होता है टुकड़ा। हिमपुंज यानी बर्फ का समूह। भीषण गर्जना जोर की गरज या जोर की आवाज़। तहस नहस करना यानी नष्ट करना। स्विस यानी स्विट्जरलैंड में बनी। स्ट्रेचर स्ट्रेचर यानी रोगी को लिटाकर ले जाने का उपकरण। सुरक्षा कार्य बचाव का काम। साहसिक यानी हिम्मत वाला। आगे का देखेंगे। आगे है दूसरे पृष्ठ संख्या 27 में कृतज्ञता पूर्वक। कृतज्ञता पूर्वक का अर्थ होगा कृतज्ञता से या उपकार मानते हुए। आगे देखेंगे हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रह जाना। जोखिम यानी खतरा। पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाला। पेय पदार्थ यानी पीने योग्य पदार्थ, पीने योग्य। आगे देखेंगे कीट यानी थैला या बैग। उपलब्ध यानी प्राप्त। आगे पृष्ठ संख्या 28 का कठिन शब्द देखेंगे शिखर कैंप। शिखर कैंप का अर्थ होता है चोटी पर स्थित अस्थायी निवास। श्रम साध्य परिश्रम से किया जाने वाला। आरोहण यानी ऊपर चढ़ना। क्षमता यानी शक्ति। कर्मठता कर्मशीलता कर्म करने में दृढ़ता रखने वाला। आश्वस्त यानी आशा का विश्वास लिए हुए या भरोसा रखे हुए। उपस्कर यानी आरोही की आवश्यक सामग्री को उपस्कर कहते हैं। ढलाऊ यानी नीचे की ओर ढलान लिए हुए। भुरभुरी चूरा चट्टान टूटने वाली जो टुकड़ा टुकड़ा में टूटा हुआ रहता है। आश्चर्यचकित यानी हैरान। अब जहाँ तक हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं वहाँ तक कहानी को पढ़ेंगे कि आगे कहानी में होता क्या है। तो देखेंगे किस तरह से पिछले पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे कि तेंजिंग आते हैं और उसे सच्ची पर्वतारोही कहते हैं लेखिका को। फिर लेखिका 12:30 बजे वो अपने कैंप में सब सोई रहती हैं। तो करीब 12:30 बजे करीब में एक सख्त ठंडा चीज़ उनके सिर से टकराता है और लगता है वहाँ उस कैंप में जितने भी लोग सोए थे लगा कि उसके ऊपर से वह रौंदता हुआ चला जा रहा है। तो उसके आगे हम देखेंगे क्या होता है। यह क्या हो गया था। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। क्या हुआ, एक बड़ा सा पिंड बर्फ का पिंड जो है वो लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया था। आगे देखेंगे बनकर नीचे आया। हिमखंडों बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। लेखिका कहती हैं जितने भी व्यक्ति कैंप में थे सो रहे थे सबको चोट लगी। वहाँ के रखे हुए सारे सामान को तहस नहस कैंप को तहस नहस कर दिया। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेखिका कहती ये एक आश्चर्य की बात थी कि इतने बड़ी घटना होने के बाद भी किसी मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। लेखिका कहती हैं लोब्सांग अपनी स्विट्जरलैंड वाली तेज धार की चाकू से उनके आजू बाजू जो भी बर्फ थे उसको साफ किए और वहाँ का रास्ता भी साफ किए। तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए और वे क्या किए उनको बचाने के लिए काम में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ है मृत्यु। लेखिका कहती है अगर उनके बचाव में थोड़ा भी विलम्ब किया जाता तो सीधे मृत्यु ही होती। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए।
लेखिका कहती हैं किस तरह से लोब्सांग ने स्विस छुरी से उनके आजू बाजू उनके आसपास जो भी बर्फ जमे हुए थे उस बर्फ को काट कर उन्होंने लेखिका को उस बर्फ से सही सलामत निकाले। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो निश्चित लेखिका की मृत्यु हो जाती। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। लेखिका कहती हैं 16 मई तक सारे वहां आ गए थे और सुबह 8 बजे तक सभी कैंप 2 पर पहुंच भी गए। जिस सिरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद की बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाएं। एक सिरपा कुली की टांग टूट गई थी तो उसे जो मीनू मेहता के प्रशिक्षण में स्ट्रेचर इन लोगों ने खुद से बनाई थी उस पर लिटाकर उस सिरपा को नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। लेखिका कहती इतनी ऊंचाई पर ऐसा सुरक्षा वाला कार्य बहुत ही साहस भरा काम था। आगे देखेंगे सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। 9 सदस्य थे उनको चोट अधिक आई थी जिसके कारण हड्डियां भी टूट गई थी जिसके कारण उन्हें बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे क्या तुम भयभीत थी? लेखिका कहती हैं कर्नल खुल्लर ने उनके तरफ मुड़कर बताया क्या आप डरी सहमी हैं? लेखिका से पूछा। लेखिका बोली जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा लेखिका से कि क्या तुम इस घटना के बाद डर गई हो तो वापस जाना चाहोगी? लेखिका जवाब देती है नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। लेखिका ने बिना किसी हिचकिचाहट का बिना किसी रोक का उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मैं नीचे जाना नहीं चाहूँगी। आगे की पंक्ति देखेंगे। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुँची मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लेखिका कहती जैसे ही भी साउथ कोल कैंप पे पहुंची अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। मैंने खाना कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। लेखिका कहती है खाना कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर को उन्होंने इकट्ठा किया। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। क्या कहती है कि जैसे ही बिस्सा 1:30 उनके पास आया तो क्या देखा कि लेखिका चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। उनके साथ चलने वाले जो भी लोग थे की, जय और मीनू ये तीनों अभी लेखिका से बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी। लेखिका चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी क्योंकि इन तीनों के साथ ही लेखिका को अगले दिन चढ़ाई करनी थी। इसी कारण लेखिका चिंतित थी कि अब तक वे लोग पीछे ही हैं। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। वे लोग इसलिए पीछे रख गए थे क्योंकि वे लोग भारी वजन काफ़ी सामान लिए हुए थे और बिना ऑक्सीजन का चढ़ाई कर रहे थे जो कि बिना ऑक्सीजन का चढ़ाई करना काफ़ी कठिन और दुर्लभ होता है। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने बाकी सदस्यों की मदद करने के लिए वे एक थर्मस को जूस से और बाकी थर्मस को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे उतरी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जिस समय वो नीचे उतरी उस समय काफ़ी बर्फीली हवा चल रही थी। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई। लेखिका कहती हैं जैसे वो कैंप से बाहर निकली कि उनकी मुलाकात मीनू मेहता से हो गई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मीनू मेहता से तो उनकी मुलाकात हो गई पर की और जय जो थे वो अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा अस्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। जय कहाँ मिला लेखिका को? जेनेवा अस्पर की जो चोटी है उसके नीचे जय और की उनसे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। वे लोग कृतज्ञता से उनका उपकार मानते हुए चाय पिए और फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोका मगर मुझे की से भी मिलना था कि अभी उन लोग से पीछे था थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। जो जब लेखिका थोड़ा सा आगे नीचे उतरी तो उन्होंने की को देखा और की से उनकी मुलाकात हुआ। मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। की लेखिका को हाथ में थर्मस चाय से भरा थर्मस और जूस का थर्मस देखकर हैरान रह गया कि वह इतनी ऊपर से वह नीचे उनकी सहायता के लिए ही
आ रही थी। तुम इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बैसेंद्री? की कहता है कि तुम इतनी बड़ी जोखिम कठिनाई भरा कार्य क्यों की? मैंने उससे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। लेखिका कही कि मैं भी एक पर्वतारोही हूँ, पर्वत पर चढ़ने वाली हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? लेखिका कहे, मैं बाकी लोगों से शारीरिक रूप से मैं सही हूँ, ठीक ठाक हूँ, इसलिए मुझे दूसरे की मदद करने में क्या दिक्कत है? की हंसा। की को उनकी बात पर हंसी आई और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। लेखिका द्वारा लाए हुए पीने योग्य जो सामान थे उसको पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। की बोलता है कि उन्होंने अपना किट मुझे नहीं ले जाया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। लेखिका कहती है, थोड़ी देर बाद साउथ कोल से नीचे उतर आए थे। कौन कौन? तो लाटू और बिस्सा। और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए थे। और वो सारे कहाँ लौट आए? नीचे लौट कर आ गए थे साउथ कोल पर। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल जो है पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। थोड़ी देर बाद प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। बर्फ़ पिघलाकर लेखिका सुबह 4 बजे ही उठ गई थी और उन्होंने बर्फ़ को पिघलाकर चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। लेखिका हल्का फुल्का नाश्ता की, चाय पी और अपने तंबू से बाहर निकल आई। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। लेखिका कहती हैं, अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और वहाँ कोई आसपास नहीं था। आगे वाले पृष्ठ में देखेंगे, आसपास नहीं था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अंगदोर्जी जो है बिना ऑक्सीजन का ही चढ़ाई करने वाले थे, जबकि बिना ऑक्सीजन का चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके पैर ऊपर चढ़ाई करते वक्त ठंडे पड़ जा रहे थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। लेखिका कह रही हैं, या तो उसे उसी दिन चोटी पर पहुंच जाना था या फिर अपना जाने का प्रयास छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी? लेखिका कहती हैं, वह उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ जाना चाहेंगी। एक ही दिन में साउथ कोल की चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। लेखिका कहीं कि एक ही दिन में वहाँ जाना और फिर वहाँ से आना बहुत कठिन भरा कार्य था। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। लेखिका कहती हैं, अगर उनके पैर ठंडे, क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे, उनके पैर अगर ठंडे पड़ जाते तो उस दिन लौट कर आना भी बड़ा मुश्किल था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। उनके साथ चलने के लिए कोई और व्यक्ति तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। 6:20 पर जब वो लोग बाहर आए, साउथ कोल से बाहर आए, तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंडा भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। वे अपने आरोहण वाले उपकरण में काफ़ी सुरक्षित थीं। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेखिका और अंगदोर्जी साथ साथ चढ़ाई कर रहे थे। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। लेखिका कहती हैं, जो भी बर्फ की चट्टानें थी वह काफ़ी कड़ी और भुरभुरी तरह की थी। वो शीशे की तरह चारों तरफ बिछी हुई थी। हमें बर्फ़ काटने के फावड़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ा। लेखिका कहीं कि रास्ते को ठीक करने के लिए उन्हें बर्फ़ काटने वाले फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़
कि धरती को फावड़े की दांतें काट सके, और उन्हें तेज़ी से फावड़े को चलाना पड़ा ताकि उसके तेज़ी से चलाने पर फावड़े के दांत से बर्फ कट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। लेखिका कहती हैं, उस खतरनाक जगह पर मैंने अपने हर कदम को बड़ा ही सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। लेखिका कहती हैं, 2 घंटे से कम समय में ही वे लोग शिखर कैंप पर पहुंच चुकी थी। अंग्रेजी के पीछे मुड़कर अंग्रेजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। अंग्रेजी लेखिका से पूछे कि क्या वो थक गई हैं। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। लेखिका के नहीं जवाब से अंग्रेजी जो है काफ़ी हैरान हुए और खुश भी हुए कि इतना चढ़ाई के बावजूद, इतना जोखिम चढ़ाई के बावजूद लेखिका अभी ठीक है, उन्हें कोई तकलीफ़ कठिनाई नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि अगर हम लोग इसी गति से चलते रहें तो हम लोग शिखर पर कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे, जबकि इसके पहले वाला जो दल था वह 4 घंटे में लगाए थे, वहाँ 4 घंटे लगाए थे शिखर कैंप पर पहुँचने पर। तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं, शेष अंश को चौथे पार्ट में पूरा करेंगे।